नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। नीति आयोग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो इन कैरिंग आउट द अबव फंक्शंस, नीति आयोग जो है ये कुछ प्रिंसिपल से अपने आप को गाइड करता है, यानी कि ये इसने अपने लिए सेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुछ बनाए हुए हैं। एक है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल अंत्योदय। अंत्योदय क्या होता है, किसका ध्यान रखना? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का। लास्ट माइल डिलीवरी जो होती है ना, मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका भला होना चाहिए, उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं अंत्योदय। तो यहां पर क्या करना होता है, मतलब नीति आयोग का यहां पर प्रिंसिपल क्या है कि प्रायोरिटाइज करो सर्विस को एंड अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, मार्जिनलाइज एंड डाउनट्रोडन सेक्शंस। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आइडिया था अंत्योदय का। ये एक लीडर थे जिन्होंने बोला था एक देश जो है जैसे इंडिया, वो तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक लास्ट माइल डिलीवरी के तौर पर वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ख्याल ना रखे, ध्यान ना रखे। फिर दूसरा प्रिंसिपल इंक्लूजन का। इंक्लूजन के अंदर बात आती है एम्पावर करना वल्नरेबल और मार्जिनल सेक्शंस को, रिड्रेसिंग आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड्स, चाहे फिर वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो, रीजन, रिलीजन, कास्ट या फिर क्लास बेस्ड। उसके बाद विलेजेस को भी इंटीग्रेट करना डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, टू ड्रॉ ऑन द वाइटैलिटी एंड द एनर्जी ऑफ द बेडरॉक ऑफ आवर एथोस कल्चर एंड सस्टेनेंस, जो कि ग्रास रूट लेवल पर ये सारी चीजें हमारे देश में सारे लोगों की गांव से जुड़ी होती हैं। तो विलेज को एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर बहुत अच्छे से देखना, उसकी डेवलपमेंट कराना। तो ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट ऊपर तक आएगी, सेंट्रलाइज लेवल तक। फिर बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ये तो आपको पता ही है, लोगों की पोटेंशियल को यूज करना, हार्नेस आवर ग्रेटेस्ट एसेट द पीपल ऑफ इंडिया, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए थ्रू एजुकेशन एंड स्किलिंग, देयर एम्पावरमेंट थ्रू प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद जस्ट अ मिनट, पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों को प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करवाना चाहिए हमें। ट्रांसफॉर्म द डेवलपमेंटल प्रोसेस इनटू पीपल ड्राइवन वन, मेकिंग एन अवेकेंड एंड पार्टिसिपेटरी सिटीजनरी द ड्राइवर विच विल सर्व एज अ ड्राइवर ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर अगला प्रिंसिपल गवर्नेंस से रिलेटेड ही है, नर्चर एन ओपन ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रोएक्टिव एंड पर्पसफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, ट्रांजिशनिंग फोकस फ्रॉम आउटलेट टू आउटपुट टू आउटकम। पहले किसी भी चीज की नींव रखी जाए, उसका एक बेहतरीन तरीके से आउटपुट निकले, और वो आउटपुट डेफिनेटली एक आउटकम के अंदर जनरेट हो। जिस भी इंसान के लिए, कम्युनिटी के लिए, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो चीज निर्धारित करी गई थी, उनको वो चीज मिलनी चाहिए। फिर बात करें सस्टेनेबिलिटी की, मेंटेन सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ आवर प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, बिल्डिंग ऑन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरमेंट। ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं नीति आयोग को। ठीक है, देयरफॉर नीति आयोग जो है इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। एक तो सारा एजेंडा जो इसका होना चाहिए वो प्रो पीपल होना चाहिए, जो कि सोसाइटी की एस्पिरेशंस को फुलफिल करे एज वेल एज इंडिविजुअल्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करे।
नीति आयोग शुड टेक प्रोएक्टिव अप्रोच इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिटीजन नीड. पार्टिसिपेटेड डेवलपमेंट इसकी होनी चाहिए बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स. वेमेन को एम्पावर करना ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर. तो इंक्लूजन ऑफ ऑल ग्रुप्स विद स्पेशल अटेंशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटीज. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ. ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव. अब अपनी जो इसका कोर प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसकी तरफ कमिटमेंट दिखाते हुए द प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट, egalitarian access to opportunity, participative and adaptive governance and increasing use of technology. नीति आयोग जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस को एक क्रिटिकल डायरेक्शनल और स्ट्रेटेजिक इनपुट देने की कोशिश करता है. एंड दिस अलॉन्ग विद बीइंग द इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज फॉर डेवलपमेंट, ये कोर मिशन है नीति आयोग का कि डेवलपमेंट के अंदर मतलब बदलते वक्त और ज़माने के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी या जिस भी ABCD चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी बेस्ट टू बेस्ट सब होनी चाहिए. सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उस डेवलपमेंट का फायदा मिलना चाहिए. अब यहां पर एक इसका इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है. तो नीति आयोग जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था टू एक्चुअलाइज द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टू एनेबल गुड गवर्नेंस इन इंडिया, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जो कि मिलकर हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी. सारी की सारी मतलब स्टेट्स विल मेक इंडिया एज अ यूनियन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. तो एक जो रियल में जो एक फेडरल स्टेट जो होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सेवरल ऑब्जेक्टिव्स दैट ऑट टू बी अचीव्ड मे कैरी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस थ्रू द कंट्री. के जहां जहां पर जरूरत है तो वहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चेंज भले ही ना करी जाए, लेकिन जिस तरीके से गवर्नेंस एस्पेक्ट चलता है वो चेंज करा जाना चाहिए. और वो ऐसे होना चाहिए कि भले ही किसी राज्य के अंदर जो सरकारें हैं वो अपोजिशन वाली सरकारें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर शामिल करा जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी फेडरल गवर्नमेंट टू अचीव द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स विदाउट एक्टिव कॉपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो इट इज देयरफॉर क्रूशियल दैट सेंट्रल स्टेट जो है वो आपस में काम करें एज इक्वल्स. तो दो की फीचर्स या एस्पेक्ट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के झलकते हैं नीति आयोग की बेसिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या है, ज्वाइंट फोकस ऑन द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बाय सेंटर एंड स्टेट्स, एडवोकेसी ऑफ स्टेट्स पर्सपेक्टिव विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज. सिंपल सी बात है, दोनों जो की फीचर्स उनका एक ही मतलब है. नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट्स का साथ में योगदान दिखना चाहिए. उसके बाद सेंट्रल मिनिस्ट्री जिस भी प्लान को फॉर्मुलेट करेंगी, जिस भी प्लान्स को बनाएंगी, हालांकि वो उनके डोमेन का पार्ट होगा, लेकिन फिर भी वहां पर हमें स्टेट्स के पर्सपेक्टिव की झलक दिखनी चाहिए साफ तरीके से. तो इन कीपिंग विद दिस नीति आयोग हैज बीन मैंडेटेड, उसको टास्क दिया गया है ऑफ इवॉल्विंग अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज, स्टेट्स को साथ लेकर. ये हम पहले पेज से ही बात कर रहे हैं चैप्टर के बारे में, घुमा फिराकर वो आपको बस पका रहा है. स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हर जगह स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए बात करो. यही चीजें ओवर एम्फेसाइज करते हुए नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में इतनी ज्यादा हाईलाइटेड थी, बस अपने आप को प्लानिंग कमीशन से अलग दिखाने के लिए. अपना पॉइंट प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने इस तरीके से पुट फॉरवर्ड करा था कि बस हम प्लानिंग कमीशन से ऐसे लगे. 1 लाख बार इस बात को पटका गया है, अलग अलग लैंग्वेज में घुमा फिराकर, फ्लारी लैंग्वेज में मतलब टॉन्ट मार कर कि हम जो है वो प्लानिंग कमीशन से ऐसे लगे कि हम स्टेट्स को साथ लेकर चलते हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं चलता था. ये जो प्रायोरिटीज हैं दे ऑट टू रिफ्लेक्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टू स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. नीति आयोग जो है इट ऑट ऑल्सो टू हेल्प स्टेट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स कि वो अच्छे से प्लान बनाए विलेज लेवल पर, उन सबको कंबाइन करें एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वही बॉटम अप अप्रोच, घुमा फिरा के वही वाली बात.
मकसद क्या है? द एम इज टू प्रोग्रेस फ्रॉम अ स्टेज, जब सेंटर डिसाइड करता था डेवलपमेंट पॉलिसीज को, हमें इस बात से डिबेट होकर इंडिया को एक ट्रूली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक लुक देना है, जहां पर स्टेट्स आर इक्वल स्टेक होल्डर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। वो टॉन्ड सरकार की जो पॉलिसी है स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट की, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द चेंजेस इन द इंटरेक्शन प्रोसेसेस ऑफ द नीति आयोग। तो कंसिस्टेंट विद इट्स मैंडेट, नीति आयोग जो है उसने बड़े सारे क्रूशियल इनिशिएटिव्स लिए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट जो है वो भी इक्वल पार्टनर बने इन द पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। नीति आयोग की जब मीटिंग हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, प्राइम मिनिस्टर जो है ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग एज अ प्लेटफॉर्म टू इंस्पायर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि कैसे सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन की इफेक्टिवनेस की हमें जरूरत है डेवलपमेंट आउटकम्स को अचीव करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए एंड डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ये नीति आयोग का एक लगातार प्रयास जो है वो बना ही रहेगा टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, जहां पर स्टेट्स होंगे वो इक्वल स्टेक होल्डर्स होंगे इन द प्लानिंग प्रोसेस एज वेल। तो इन कीपिंग विद दिस, वाइस चेयरमैन जो होंगे नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन जो थे नीति आयोग के, ही कमिटेड हिमसेल्फ टू विजिट स्टेट्स। उनको ये बोला भी गया कि ये सभी वाइस चेयरपर्सन जो होंगे नीति आयोग के वाला काम करें टू डेवलप एंड ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा। नीति आयोग जो है उसने बड़े सारे मॉडल्स और प्रोग्राम्स को भी स्टैब्लिश करा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू री इग्नाइट एंड स्टैब्लिश प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप सच एज सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल। अब इसमें क्या क्या करा गया? एक था DSSS, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स। 7 स्कीम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। मैं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में अक्सर बताता हूं ना, ये वही है। 7 प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू हेल्प स्टेट्स इंप्रूव देयर सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स बाय प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल सपोर्ट। अब सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स कैसे होते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, इन सब के अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। फर्दर विद द एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंस, नीति आयोग ने बड़े सारे स्टेप्स लिए ऐसे रीजन्स के लिए जहां पर स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आइलैंड स्टेट्स एंड हिली हिमालयन स्टेट्स, बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग स्पेशल फोरम्स। वहां पर इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उन राज्यों की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, उन रीजन्स की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, वहां पर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, स्पेशल पॉलिसीज को फॉर्मेट करना, यह इंश्योर करने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन रीजन्स में हो while also protecting their abundant natural resources। मैंने अभी आपको बताया था शुरू के लेक्चर्स में कि कैसे ये चीज़ इंश्योर करना कि इन्वायरमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम समराइज कर सकते हैं द वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति आयोग की वर्किंग में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टास्क सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स वाली बात ये मैंने आपको बोला था ना, हर एक स्टेट के सीएम जो है वो पार्ट है नीति आयोग की बॉडी का। ठीक है, टास्क फोर्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट एंड सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। 7 प्रोग्राम। बात करें क्रिटिसिज्म की, तो हिटिंग आउट एट द गवर्नमेंट फॉर इट्स डिसीजन के प्लानिंग कमीशन को आपने रीस्ट्रक्चर करा और उसको नीति आयोग के अंदर तब्दील करा। ऑपोजिशन का ये कहना था दैट द मूव इज जस्ट अ फ्लफ एंड अ मेयर गिमिक्री, ये एक मजाक है और सरकार ने बस अपनी वो सरकार जो उनकी बनी है उसको एक नया आउटलुक देने के लिए ऐसा कर रहा है। ऑपोजिशन ने इस चीज की भी एक चिंता जताई दैट द न्यू बॉडी विल पेव द वे फॉर डिसमिशन एज द कॉर्पोरेट्स विल कॉल द शॉट्स इन पॉलिसी मेकिंग द कंट्री। के जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, सरकार उन्हीं को फेवर करेगी और उन्हीं के लिए काम करेगी।
और वो बताएंगे हमारे देश में कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए या फिर देश आगे कैसे बढ़ना चाहिए। CPIM जो कि एक नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके लीडर थे सीताराम येचुरी। ही टर्म द रीनेमिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एस अनीति और दुर्नीति, कि अब जो प्लानिंग कमीशन है उसका जो नया नाम करा गया नीति आयोग, वो नीति नहीं है, वो नीति और दुर्नीति है। दैट इज नो पॉलिसी एंड बैड पॉलिसी। मिस्टर येचुरी सेड जस्ट अ चेंज ऑफ नोमेनक्लेचर, सिर्फ एक नाम चेंज करना और उसका मजाक उड़ाना एक बॉडी का, इट डज नॉट सर्व एनी पर्पस। और देखते हैं हम गवर्नमेंट इससे क्या कर पाती है। अगर गवर्नमेंट जो है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू ग्रीट पीपल विद फ्लफ एंड नॉट सब्सटेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2015, मतलब नीति आयोग की जो वर्किंग जो स्टैब्लिश होना स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2015 से, उसकी बात करी जा रही है, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है 1 जनवरी 2015 ईयर से। देन देयर इज नथिंग मोर देन कैन बी सेड। इफ द नॉर्थ ब्लॉक और द फाइनेंस मिनिस्ट्री का नॉर्थ ब्लॉक होता है पार्लियामेंट के अंदर, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म विजन बोथ ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव एंड इज गोइंग टू बी द बेटर आर्बिटर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। It being the stakeholder in the process, I am afraid is going to discriminate against the states. कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने ऐसा कहा। ये आपको लिखने नहीं है क्रिटिसिज्म, बस यहाँ पर लिखे हुए, तो इसलिए एक बार के लिए मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। आफ्टर ऑल प्लानिंग कमीशन कर क्या रही थी? वो पॉलिसी को प्लान करती थी। नीति आयोग भी यही करेगी, उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द नोमेनक्लेचर फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, व्हाट इज द मैसेज दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेंड? ये कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी कहते हैं, एडिंग दैट Congress's opposition to restructuring of the planning commission was based on principles. It is not a question of fighting a war, it is a matter of principle. Opposition Bharatiya Janata Party used to go extra length talking about federalism and how the sanctity and sacrosanct of federalism has to be maintained. And now they are going exactly the reverse. कि जब हम सत्ता में थे तब वो हमें क्रिटिसाइज करते थे, अब जब वो खुद ऐसा कर रहे हैं कि हमें बताते थे कि सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज करने से कुछ नहीं हो जाता है, तो अब ये सरकार देख लो कि कितनी सही है कितनी गलत है। वेटरन CPI लीडर गुरुदास दासगुप्ता, ही सेड एट डिसमेंटलिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड ब्रिंगिंग इन अ न्यू बॉडी इन इट्स प्लेस, इसकी वजह से अनरेगुलेटेड इकोनॉमी जो है वो बर्थ लेगी इकोनॉमी के अंदर। ये सिर्फ नेम चेंज करने की बात नहीं है। द प्लानिंग कमीशन इज बीइंग अबॉलिश्ड बिकॉज दे द गवर्नमेंट डोंट बिलीव इन प्लानिंग, ही सेड। द गवर्नमेंट वुड लाइक टू हैव अ फुल मार्केट इकोनॉमी which is totally unregulated. Mr. Dasgupta said this. If this becomes the policy of the government to not help advance the country, control inflation और जॉब को वो क्रिएट नहीं करते हैं, तो ऐसी कंट्री का फिर कोई फायदा ही नहीं है। ये अखबार में एक खबर छपी थी, उसके बेसिस पर है। अगेन वही क्रिटिसिज्म कि सिर्फ नाम चेंज करना, द मेयर चेंज ऑफ नेम फ्रॉम योजना आयोग टू नीति आयोग, ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन की बात हो रही, प्लानिंग मतलब योजना टू नीति आयोग, इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इफ इट इज कपल्ड विद रियल रिफॉर्म। अगर रियल रिफॉर्म आती है तो ठीक है सब कुछ, अदरवाइज इट विल बी प्योरली कॉस्मेटिक लाइक अर्लियर नेमिंग सेरेमनीज, मतलब ये सिर्फ सजाने दिखावट वाली बात हो जाएगी। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभिषेक मनु सिंह भी सेड, इनका कहना यह था, कांग्रेस वुड हैव सपोर्टेड कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म ऑफ द प्लानिंग कमीशन, but alteration of identity and basic structure, he said, is being done because of anti-Nehruvianism and anti-Congressism. कि हमारे खिलाफ बस ये है कि पार्टी को अलग करके देखा जा रहा है कि वो प्लानिंग कमीशन हमारी बॉडी थी और हमसे अलग करके कुछ बनाने की बात है, रणनीति है, बस इस वजह से ऐसा करा जा रहा है। CPI-M सेंट्रल कमेटी मेंबर मोहम्मद सलीम, he was the then MP of that time, he said no meaningful purpose would be served just by renaming the planning commission. बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते उन्होंने कहा, बीजेपी had decided to dissolve the planning commission to dilute the planning process. He said the government should have given more teeth to the National Development Council instead. और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था, बाद में ये भी तरीके से स्क्रैप हुई बॉडी हो गई। जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, दे स्लैम्ड द सेंटर फॉर रीनेमिंग प्लान पैनल, ये अखबार में अगेन छपा था। अब हम ऊपर बात कर रहे थे नीति आयोग के कुछ अटैच्ड ऑफिसेस के बारे में, ठीक है। तो देयर आर 2 अटैच्ड ऑफिसेस टू द नीति आयोग। एक
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको पहले कहा जाता था IAMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। ये एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नीति आयोग के साथ अटैच करा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वही चीज़ें, मतलब इंटरफेरेंस इसमें कुछ भी नहीं होगी, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है: रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च को स्टैब्लिश 1962 में करा गया था अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। पर्पस क्या था? इट विल सर्व एज एन इंस्टीट्यूशन दैट वुड फंक्शन एज अ क्लियर हाउसिंग ऑफ आइडियाज, पॉलिसी रिसर्च को अंडरटेक करना है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि पर्सपेक्टिव प्लानिंग को और अच्छे से निखारा जा सके और पॉलिसी इंटीग्रेशन को प्रमोट करा जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का था, इट इज टू एडवांस नॉलेज अबाउट द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एक्सेट्रा, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एनहेंस करना। IAMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इसकी रीनेमिंग करी गई थी एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2014 में। NILERD, इट इज मेनली फंडेड बाय ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन को ग्रांट एंड एड देता था, मतलब रिसर्च वगैरह कैरी आउट करने के लिए, एंड इट इज सप्लीमेंटेड बाय इट्स ओन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्टिविटीज। प्राइम ऑब्जेक्टिव NILERD का यही है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क डेवलप करना है ऐसा विच इज केपेबल ऑफ सस्टेनिंग एंड स्टीयरिंग अ सिस्टमैटिक अप्लाइड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिसर्च प्रोसेस। कैसे ह्यूमन कैपिटल की पोटेंशियल को निखारा जा सकता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करा जा सकता है। जब से ये बना है, द इंस्टीट्यूट हैज कार्व्ड आउट इट्स ओन ट्रेजेक्ट्री, कैसे एकेडमिक हाइट्स को अचीव करना है। इन द प्रोसेस इट डेवलप्ड अ रेंज ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट में नहीं, बट जो भी पब्लिक पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स हैं उनको इवेल्यूएट करने की दिशा में भी। कुछ सालों से ये जो NILERD इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट हैज exhibited रिमार्केबल डायनेमिज्म इन एड्रेसिंग द इशूज ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज। ये इंस्टीट्यूट इमर्ज हुआ है एज अ पायनियरिंग इंस्टीट्यूट इन प्रोवाइडिंग एकेडमिक ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए। इस इंस्टीट्यूट ने NILERD ने इट हैज मूव्ड टू इट्स ओन कैंपस एट नरेला इन 2002। नरेला इज अ डेवलपिंग अर्बन एंड इंस्टीट्यूशनल हब डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर नॉलेज इन द नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली NCR। दूसरा ऑफिस, एक तो हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ऑफिस डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO। देखो, जब इसकी बात चल रही थी कि एक हमारे देश में इंडिपेंडेंट रूप से एफिशिएंट तरीके से जो भी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं उनको फेयर तरीके से कोई बॉडी क्रिटिसाइज कर सके, उस पर कुछ सोच विचार कर सके इंडिया के अंदर, तो प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स के द्वारा ऐसा रिकॉग्नाइज करा गया था कि एक प्लानिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है हमारे देश में। तो उसके पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करा गया था भारत की सरकार के द्वारा 1952 में, टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन प्रोग्राम्स की जो फंडिंग करती है उसको इफेक्टिव तरीके से ये देखा जाए कि क्या वो अपना पर्पस सर्व कर भी रहे हैं, वो पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह, या फिर वो जो पैसा जो सरकार लगा रही है वो व्यर्थ है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस जो है इसको स्टैब्लिश करा गया था भारत की सरकार के द्वारा 2015 में। ये भी नीति आयोग का एक अटैच्ड ऑफिस ही है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं सारे के सारे। अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग, 2 ऑफिस हैं, ये दूसरा ऑफिस और लास्ट ऑफिस है, ठीक है। बाय मर्जिंग द अर्स्टवाइल, पहले इसका नाम क्या था मैंने ऊपर मार्क कर रखा है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस को मर्ज करके इसका नाम करा गया DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस।
तो DMEO, it is headed by Director General who is equivalent to an additional secretary to the Government of India. ये इंश्योर करने के लिए that DMEO is able to function independently and effectively. It has been provided with separate budgetary allocations and manpower in addition to complete functional autonomy. DMEO जो है, it has been mandated to actively monitor and evaluate the implementation of the programs and initiatives of the Government of India, including the identification of the needed resources. ये इंश्योर करने के लिए कि सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म कितना सक्सेसफुल है, कितना केपेबल है. ठीक है, तो फंक्शंस क्या हैं इस डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के? टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्रीज की हेल्प करना इन डिजाइनिंग, मिनिस्ट्रीज की मदद करना इन डिजाइनिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इवैल्यूएशन स्टडीज. ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस याद है, मैं आपको जब फाइनेंस कमीशन करवा रहा था उसका क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है ना. मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टू कंडक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. नीति आयोग के लेवल पर जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन वर्क है उसको देखा जाता है वाइस चेयरमैनशिप की ओवरऑल गाइडेंस के अंतर्गत, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की. तो इन एडिशन टू डायरेक्टर जनरल, DMEO जो है इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद 4 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स टू लुक आफ्टर द फंक्शनल मैंडेट इन एडिशन टू जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस हु इज टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट. हेडक्वार्टर DMEO का क्या पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, नीति आयोग में. इसके 15 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, नोन एज रीजनल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसेज. हर एक ये जो रीजनल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है, यहाँ पर डायरेक्टर लेवल का एक ऑफिसर जो इसको हेड करता है. यहाँ पर फील्ड सर्वे कंडक्ट होते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वर्क चलते हैं फॉर इवैल्यूएशन स्टडीज, एंड दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इस स्टेट्स और यूटीज को उसका साथ लेकर उनके साथ पॉलिसी फॉर्मुलेट कर. However, keeping in view the changed functional requirements, they were closed in 2017 and staff were transferred to DMEO headquarters in New Delhi. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.